हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम हमने इंटीग्रेशन या इंटीग्रल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि आपके पास अगर आपने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स के रेशियोज निकालने हैं किसी कंपाउंड में, तो कैसे आप निकालेंगे, या आपके पास नंबर ऑफ डिविजन्स जो आपके पास दिए गए होते हैं, उन डिविजन्स के थ्रू आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात कही थी कि हम क्या करेंगे, केमिकल शिफ्ट को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आज थोड़ा सा केमिकल शिफ्ट के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं और आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि क्या एक्चुअल में बेसिकली और जो एनएमआर है उसमें होता है। बेसिकली जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं तो किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम के अप्रोच करेंगे, ये अभी हम सीखने वाले हैं। देखिए, आपको मैंने पहले कहा है कि अगर आपके पास मैं किसी एनएमआर की प्रॉब्लम दूंगा तो आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे रेंज करती है। तो अब ये वैल्यूज की मैं आपके पास बात करूंगा, तो उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा एक चीज आपके ध्यान में ले आते हैं, क्या कि आपके पास, आपको पता है कि जब आपके पास क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा तो उस प्रोटॉन के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अगर आपके पास उस प्रोटॉन के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, इट इज प्रोड्यूसिंग लोकल डायमैग्नेटिक करंट। अगर वो लोकल डायमैग्नेटिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो मींस टू से इट इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से आपके पास बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है या इंक्रीज कर सकती है। तो इसकी वजह से आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास जो एनवायरनमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट जो है, वो क्या कर सकता है, जो आपके पास एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है उसको वेरी कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जो लोकल डायमैग्नेटिक करंट है या लोकल डायमैग्नेटिक जो शील्डिंग हो रही है, अगर वो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है क्लोजर आता है तो बढ़ेगी, और अगर दूर जाता है तो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स में ये होना हो सकता है कि आपके पास क्या हो, कि हाइड्रोजन के अराउंड क्या हो, आपके पास कहीं पे जो लोकल डायमैग्नेटिक शील्डिंग हो ज्यादा हो, और या कहीं पे हो सकता है कि लोकल डायमैग्नेटिक शील्डिंग क्या हो, कम हो। इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक आपके पास एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। डेल्टा स्केल में पे आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स के जो आपके पास हाइड्रोजन्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास देखिए, मैंने यहाँ पे एक टेबल दिया है। इस टेबल में आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे कुछ एक रेंजेस मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। ये एक कंपैरेटिव डाटा है जिससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से कंपाउंड में आपके पास प्रोटॉन के लिए कौन सी वैल्यू आपके पास आएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूं, एक बात ध्यान रखना आपने, कि जो मैं आपके वो रेंजेस बता रहा हूं तो आपने ऐसा नहीं समझना कि अच्छा ये रेंजेस ही तो है, लीव इट, आगे मूव कर जाते हैं। नहीं, आप इस रेंजेस को समझ जाएं, क्योंकि आपको जब आपके पास ये वैल्यूज का थोड़ा बहुत फील होगा तो आपको कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल या किसी भी जो आपके पास एनएमआर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इट इज बेटर कि आप इस जो रेंजेस हैं इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। अभी के लिए आप सिर्फ इन रेंजेस को थोड़ा बहुत एक दो बार तीन बार 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 देखें। जब आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इसकी रेंज यहां से यहां तक आती है, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट जब आपके पास एक जगह मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये वैल्यूज हैं थोड़ी लर्न करनी पड़ेंगी, तो उस टाइम उन वैल्यूज को आपने लर्न करना है। तो अभी के लिए आप क्या करेंगे, रेंजेस को समझेंगे। तो रेंजेस को समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास मैंने आपके पास जो यहाँ पे एक टेबल है, आपके स्ट्रक्चर बनाई है, इस स्ट्रक्चर में आप देखिए जो आपके पास मैंने एल्केन्स है स्टार्टिंग में। जीरो पे तो टीएमएस है, आपको पता ही होता है, ठीक है। अब जीरो से आगे की बात करता हूँ डेल्टा स्केल में, तो आपके पास यहाँ पे जो एल्केन है उसकी जो वैल्यू करने के लिए जो मैंने बताई है रेंज, वो क्या है, 0 to 2 ppm। अगर मैं आपके पास एल्केन की बात करता हूं तो मतलब आपके पास जब भी मैं एनएमआर का स्पेक्ट्रम लूंगा तो उसमें जो एल्केन्स होंगे, मैं एल्केन बोल रहा हूं, ओनली एल्केन, उसके अराउंड ऐसा नहीं बोल रहा कि आपके पास वहां पे कोई क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन की बात कर रहा हूं, अभी सिर्फ अल्केन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब आपके पास इसकी जो रेंज लाई कर सकती है वो कहां से, 0 से 2 ppm के बीच में लाई कर सकती है। तो आपने ध्यान रखना है कि एल्केन के लिए जो वैल्यूज आएंगी, चाहे वो जैसे आपके पास मैं R CH3 ले लूं, या आपके पास R2CH ले लूं, या आपके पास R3CH ले लूं, ठीक है। तो उनके जैसे फॉर एग्जांपल इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपके पास R है, RCH3 है, उसके लिए जो वैल्यू आती है दैट इज 0.7 to 1.3 ppm तक वो आती है। अब आपके पास अगर मैं अल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज कर देता हूं, R ग्रुप इंक्रीज कर देता हूं, तो R ग्रुप 2 इंक्रीज कर दिए तो ये वैल्यू रेंज करती है 1.2 to 1.4 ppm। अगर मैं R इंक्रीज कर रहा हूं, R3 कर देता हूं,
तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो क्या आती है 1.4 to 1.7 ppm। मींस टू से आपके पास 0 से लेके 2 ppm के बीच में ये वैल्यूज रेंज कर सकती हैं। मैं इसको और ज्यादा खोल के बताऊंगा एल्केन्स में, जब हम इसको डिस्कशन करेंगे तब इसको अच्छे से और डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आपने यहाँ पे थोड़ी रेंजेस समझनी है, तो मैंने आपको बता दिया कि एल्केन के लिए जो रेंज है वो क्या है 0 to 2 ppm। मतलब आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, जो आपके पास पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है आपके पास जो आएगा, और उसमें जो आपका डेल्टा स्केल है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए 0 से 2 ppm के बीच में, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए और समझ आइए कि अगर आपके पास कहीं पे पीक आ रही है कहाँ पे 0 to 2 ppm, तो मतलब अभी के लिए वो क्या समझ हमें लग रहा है कि वो क्या है एल्केन के लिए। ज्यादा डिटेल नहीं जाना अभी, थोड़ी देर इतना समझ लीजिए। उसके बाद मैं आगे चलता हूं। देखिए अब आपके पास एल्केन के बाद एल्कीन आता है। तो एल्कीन में आपके पास मैंने अगर बात करूं तो एल्कीन में विनाइलिक प्रोटॉन्स होते हैं। मतलब क्या, C डबल बॉन्ड CH। अब आपके पास कार्बन के साथ कुछ भी हो सकता है, आगे वो नहीं मैं बात कर रहा, अभी विनाइलिक प्रोटॉन की बात कर रहा हूं। तो विनाइलिक प्रोटॉन जो है उसकी जो रेंज लाई कर सकती है वो 4.5 टू अप्रोक्सीमेट 6.5 ppm तक लाई करती है। बट मैंने अप्रोक्सीमेट जो आर्बिट्रेटली वैल्यू वो जो है 7.0 ppm तक यहाँ पे मेंशन की है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास विनाइलिक प्रोटॉन होंगे तो आपके पास जो रेंज है, विनाइलिक मतलब C डबल बॉन्ड C के साथ में जो हाइड्रोजन है उसकी जो रेंज लाई करेगी वो लाई करेगी कहां से कहां 4.5 से 7.0 ppm के बीच में। अब आप इस रेंज को आप रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए, किसके लिए, विनाइलिक के लिए। इसमें और भी आ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, पर अभी के लिए मैंने जितना बताया उतना समझ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो अब आपके पास विनाइलिक हो गया। विनाइलिक के बाद आपके पास एलाइलिक भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास थर्ड कार्बन के पास भी हाइड्रोजन हो सकता है। तो इन दैट केस आपके पास जो रेंज है वो आपके पास 1.6 से 2.6 ppm तक लाई करती है। इसमें नहीं बताई है, बट आपको ध्यान में बाद में मतलब जब एल्कीन्स पढ़ेंगे उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा कि आपके पास वहां पे 1.6 से 2.6 ppm तक उसकी लाई करती है वैल्यू। अब आपके पास अगर मैं कुछ एक और, अगर आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी बात करता हूं, जैसे कि आपके पास कार्बन का क्लोरीन हो, कार्बन के साथ NO2 ग्रुप हो, कार्बन के साथ फ्लोरीन हो, कार्बन के साथ आयोडीन ब्रोमीन हो, तो इन दैट केस क्या होने वाला है आपके पास। तो अगर आपके पास ऐसा कभी हो, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो, ठीक है, तो इन दैट केस जो कार्बन जो है जो कि ऑक्सीजन को या आपके पास कुछ फंक्शनल ग्रुप को बियर कर रहा है, उस पर अगर हाइड्रोजन होगा तो उसकी वैल्यू जो रेंज करेगी वो 3 से 5 ppm के बीच में लाई करती है। तो मींस टू से अब आपने 3 से 5 के बीच में जो स्पेक्ट्रम है जो आपके पास, उसको डिवाइड कर दिया इन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। अब आपके पास नेक्स्ट कर देते हैं क्या, कि अब आपके पास देखिए जैसे कि OH है, अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है, ठीक है, तो OH है या NH ग्रुप है, तो उसके लिए आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास 0.5 से आपके पास 5.0 ppm तक लाई कर सकती है। मैं मतलब आर्बिट्रेटली बोल रहा हूँ। NH के लिए भी आपके पास मैंने 5 तक इकट्ठा कर दिया है, ठीक है, थोड़ी सी पीछे रहती है, पर मैं अभी थोड़ी सी इतनी बता दी आपको 0.5 से 5 तक, ठीक है। एक बात याद रखनी है आपने, ये जो आपके पास 0.5 टू 5.0 मैंने वैल्यू बताई है, ये आपके पास बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है किससे, कंसंट्रेशन से। तो अभी मैं कंसंट्रेशन की बात नहीं करूंगा कि कंसंट्रेशन से कैसे इफेक्ट होती है, लेकिन इतना मैं आपको बता दूंगा कि आपके पास 0.5 से 5.0 तक रहती है। जब हमारे पास इसकी डिटेल में डिस्कशन होगी तब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने आपके पास एक रेंज ये डिस्कस कर ली, तो अब आपके पास आगे क्या आता है, आगे आपके पास आ सकता है जैसे कि आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में स्पेसिफिकली मैं बेंजीन की बात कर रहा हूं, किसी और की बात नहीं कर रहा। तो अगर बेंजीन अगर आपके पास होगा तो बेंजीन के लिए आप अगर रेंज बनाएंगे तो 6.5 से 8.0 के आगे आगे रखें, मतलब आपने 6.5 से आगे रखनी है वैल्यू, और कहां तक, 8.0 तक। तो आपके पास अगर 6.5 से 8.0 तक मैं बता रहा हूं, तो ये मतलब आपके पास बेंजीन पे डायरेक्टली जो हाइड्रोजन होंगे उसके लिए मैंने हाइड्रोजन वैल्यू बता दी, ठीक है। तो मतलब आपके पास ये वाली रेंज आपने किसको दे दी, जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं उनकी बात कर दी। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं जैसे कि एल्डिहाइड्स हैं। तो एल्डिहाइड के लिए जो आपके पास वैल्यू रेंज करेगी वो 9 टू 10 ppm के बीच में। और अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आपके पास हाइड्रोजन होगा ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, उस प्रोटॉन की बात करता हूं, तो वो रेंज लाई कर सकती है आपके पास कहां से, 10.2 से 12 ppm के बीच में। तो आपके पास मैंने ये कुछ एक रेंजेस आपके पास डिस्कस किए। इस रेंजेस को जो मैंने आपके पास डिस्कस किया, एक काम कीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार, एक बार, 2-3 बार देख लीजिए, ताकि आप थोड़ा सा फील गेन कर लें कि अच्छा कहाँ कौन सी वैल्यूज कहाँ आती हैं। या तो इस वीडियो को 2-3 बार, 1-2 बार, जो जितना मैं आपको बता रहा हूँ उसको 1-2 बार फिर से देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि क्या इसमें होता है। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर क्रुएलिटी शो करनी पड़ेगी ताकि ये रेंजेस आपको पता चल जाए।
या आपको ये वैल्यूज आपको पता चल जाए। जैसे कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व करना है या मैथमेटिक्स में आपके कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना है, तो मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज होते हैं। तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे एनएमआर में भी ये जो वैल्यूज हैं वो फॉर्मूलाज का काम कर सकती हैं। मीन्स टू से जो रेंजेस हैं या आपके पास जो वैल्यूज हैं केमिकल शिफ्ट के, वो आपके पास फॉर्मूला का काम करती हैं। जैसे आपको इसका एक फील आ जाएगा, आपको ये प्रॉपर्ली लर्न हो जाएगी, प्रॉपर्ली आइडिया लग जाएगा, आप किसी भी एनएमआर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप इन रेंजेस को समझ लें और थोड़ा सा इसका फील ले लें जब आप तक, ताकि वो उसको क्या कर सके, आप कभी भी यूटिलाइज कर सके। तो अभी मैंने आपके पास थोड़ा सा रेंजेस के बारे में डिस्कशन करी। तो मीन्स टू से अगर आपके पास लोकल डायमैग्नेटिक शील्डिंग जो है ज्यादा है तो आपके पास 0 की तरफ वैल्यू आएगी डेल्टा में, और लोकल डायमैग्नेटिक शील्डिंग जो है कम है तो आपके पास 10 की तरफ वैल्यू जाना शुरू होगी, या 10 से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने थोड़ा सा आपके पास एक डायग्राम से आपको थोड़ा बता दिया कि केमिकल शिफ्ट की जो रेंजेस हैं वो कहां से कहां लाई करेंगी और कब, जैसे आपने किसके लिए जाना है। 4 के लिए वैल्यू आएगी तो आपको देखिए मैंने फंक्शनल ग्रुप बता दिया, ठीक है, कि कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। डायरेक्टली 4 तो आप दिमाग में बिठा लीजिए, अच्छा इनके लिए होती है, तो मतलब मेरे को इन कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उनके लिए डिस्कशन करनी है। ठीक है, अगर आपके पास 2 के लिए तो आप समझ जाएंगे, अगर 7 के लिए आ गई तो आप समझ जाएंगे कि आपके पास एरोमेटिक हो सकता है। अगर आपके पास 9 और 10 की तरफ जा रही है तो मतलब समझ जाएंगे आप एल्डिहाइड की। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि प्रोटॉन्स की वैल्यूज जो है किसके लिए कौन सी हो सकती है। अब क्या है, जो आपके पास जो केमिकल शिफ्ट है, आपको पता है शिफ्ट इन सिग्नल है विद रिस्पेक्ट टू क्या, टीएमएस। मतलब आपके पास टीएमएस के विद रिस्पेक्ट कितनी आपके पास एब्जॉर्प्शन वैल्यूज जो आगे जा रही है पीछे जा रही है, वो आपके पास केमिकल शिफ्ट है। तो मतलब अब हमने देखना है कि जो केमिकल शिफ्ट है वो किस तरीके से अफेक्ट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। या आपके पास मान लीजिए कि मतलब आप समझ इसका बोलने का मतलब मेरा ये है कि लोकल डायमैग्नेटिक जो शील्डिंग है वो कौन से फैक्टर इंक्रीज करते हैं, कौन से डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो उसको समझना है। अगर लोकल डायमैग्नेटिक शील्डिंग इंक्रीज कर रही है तो मतलब आपके पास शील्डिंग होगी। लोकल डायमैग्नेटिक जो शील्डिंग है, मतलब लोकल डायमैग्नेटिक करंट इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोज आ रहा है, तो मींस टू से देयर इज शील्डिंग। और अगर आपके पास लोकल डायमैग्नेटिक करंट डिक्रीज हो रहा है अगर आपके पास, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो डी शील्डिंग कर रहा है। मतलब आपके पास यहाँ पे लोकल डायमैग्नेटिक करंट डिक्रीज होने से लोकल डायमैग्नेटिज्म डिक्रीज हुआ, लोकल डायमैग्नेटिज्म डिक्रीज हुआ तो मतलब क्या होगी, डी शील्डिंग होगी। तो अब हमने देखना है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके पास इस केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे आपके पास यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म है, जो आपके पास सॉरी जो केमिकल शिफ्ट है उसको कैसे अफेक्ट करेगी। ठीक है, आपको मैंने कहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या, कि कोई भी सिस्टम जो है बॉन्ड पेयर को कितने इजीली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। तो जो सिस्टम अच्छे से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड में जिसमें आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो आपके पास वहां पे क्या होना शुरू हो जाएगा, वहां पे जो शील्ड है वो ब्रेक करना शुरू कर जाएगी, और ब्रेक करना शुरू होगी तो मतलब आपके पास लोकल डायमैग्नेटिक जो करंट है वो डिक्रीज होगा, या लोकल डायमैग्नेटिज्म जो है वो डिक्रीज होगा, और जो शील्डिंग थी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो मतलब वहां पे डी शील्डिंग होना शुरू होगी। तो जब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे जो है एलिमेंट्स की इंक्रीज करती है, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आपके पास इंक्रीज करती है। डेल्टा की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक वैल्यूज लिखते हैं और उन वैल्यूज से इस चीज को समझते हैं कि मेरा करने का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास जो फ्लोरीन है, आपको पता है कि आपने पहले भी पढ़ा है कि जो फ्लोरीन होता है दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अगर आपके पास फ्लोरीन आपके पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज 4.0। अब आपके पास 4.0 अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इसकी जो डेल्टा वैल्यू आती है दैट इज केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू होती है। अब आपने ध्यान रखना, देखिए अब आपके पास मैं बता रहा हूं ऊपर आपको, जो अगर आपके पास क्या होगा, फ्लोरीन अगर आपके पास है, जैसे कि आपके पास मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं फ्लोरोमीथेन। ठीक है, जैसे कि CH3X एक कॉमन एग्जांपल है। X आपके पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। अब आपके पास मैं एक आपको सीरीज बताने वाला हूँ जिसमें आपके पास जिस सीरीज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की वो डिक्रीज करेगी, और आपने खुद देखना है कि क्या फर्क पड़ रहा है किसकी डेल्टा की वैल्यूज पे। ठीक है, जो आपके पास केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यूज है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने आपके पास बोला कि जब CH3X है तो X को रिप्लेस कर रहा हूं मैं, क्या लगा रहा हूं, फ्लोरीन। तो मतलब फ्लोरोमीथेन में आपके पास जो हाइड्रोजन है उसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 4.6 ppm।
अगर आपके पास देखिए वैल्यूज बताई है मैंने 4.26 जो ppm है, मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की 4.0 थी। अब आपने, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो 4 होगी तो 4 के क्लोज वैल्यू आएगी। मेरा जो कहने का मतलब है वो अभी थोड़ी देर के लिए आपने इतना याद रखना है कि देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है जो है किससे, फेरोडिक एलिमेंट्स हैं उनकी ज्यादा है, ठीक है। तो एलिमेंट इफेक्ट की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। जितनी ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा आपके पास डेल्टा वैल्यू। तो मतलब आपके पास जैसे ही आपके पास फ्लोरोमीथेन लिया उसके लिए जो वैल्यू आई वो आई 4.26 ppm। अब फ्लोरीन के बाद आपके पास जो दूसरा एलिमेंट दैट इज वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट इज ऑक्सीजन। उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपके पास क्या आती है, जैसे कि अब आपके पास दैट इज 3.5। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। अगर आपके पास वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पे 3.5 है, तो अब आपके पास मैंने देखना है डेल्टा वैल्यूज कितनी है उसके लिए। तो जैसे कि मैं मिथेनॉल की बात कर रहा हूँ, मिथेनॉल में जो आपके पास CH3 है उसमें जो कार्बन है जो कार्बन है उसकी जो हाइड्रोजन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो डेल्टा वैल्यू यहाँ पे आती है दैट कम्स आउट टू बी 3.40। कितनी आ रही है यहाँ पे 3.40 ppm आ रही है। अब मतलब आपके पास जब फ्लोरीन से ऑक्सीजन की तरफ बढ़ा मतलब आया तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करी, मतलब आपके पास डेल्टा वैल्यू भी क्या करी, डिक्रीज करी। तो मतलब कि जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जितनी ज्यादा होगी उतनी ही वैल्यू क्या रहेगी, आगे की तरफ जाएगी, टाइम की तरफ जाएगी। और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी उतनी ही क्या जाएगी, पीछे को जाएगी। तो आपको एक फील होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट लगा के कितनी वैल्यूज आगे जाती हैं कितनी पीछे जाती हैं। तो इसी को डिस्कशन करने के लिए मैंने आपके साथ ये वैल्यूज डिस्कस कर रहा हूं। देखिए क्या अब आपके पास मतलब 4.0 जो आपके पास जीरो जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी उसके बाद मैं आया 3.5 पे। अब मुझे क्या करना है, क्लोरीन के साथ डिस्कस करना है। जैसे आपके क्लोरोमीथेन, तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज 3.0। मतलब क्लोरोमीथेन में आपके पास जो कार्बन है उसके पास जो हाइड्रोजन है उसमें आपके पास जो वैल्यू आती है डेल्टा दैट इज 3.0 ppm। अब आपके पास 3.0 आ गई। मैं चलो ब्रोमोमीथेन भी डिस्कस कर लेता हूं। ब्रोमोमीथेन में आपके पास अगर मैं बात करूं तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज 2 आपके पास 8। और अगर आपके पास डेल्टा वैल्यू आती है दैट इज 2.68 आती है ppm। और अब आपके पास आयोडीन की बात करूं तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज 2.5। और अगर आपके पास 2.5 उसकी वैल्यू है तो उसके पास जो डेल्टा वैल्यू आती है दैट इज क्या 2.16 ppm। और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज 2.1। और आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आती है जो आपके पास मीथेन है उसके लिए दैट इज 0.23 है ppm। देखिए अब आपके पास मैंने एक पूरी सीरीज बता दी है। हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करी। अगर इंक्रीज करी तो मतलब आपके पास डेल्टा वैल्यू भी क्या करी, इंक्रीज करी। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उतना ही डेल्टा वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अच्छे से खींचेगा और वो जो शील्ड बन रही थी पहले आपकी उसको क्या करेगा, वीकन करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके जाएगा। अगर बाहर लेके जाएगा तो मतलब अब आपके पास क्या रहेगा, अब आपके पास वहां पे जो डायमैग्नेटिक शील्डिंग है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। मतलब वहां पे क्या जाएगी, डी शील्डिंग हो जाएगी। डी मतलब क्या होता है, रिमूव। शील्ड मतलब शील्ड को रिमूव करना है, तो मतलब उसने क्या कर दिया, नेक कर दिया प्रोटॉन को। तो इसीलिए अब आपके पास वहां पे जो डेल्टा वैल्यू है वो क्या कर रही है, 10 की तरफ मूव कर रही है। तो अभी तो मैंने आपके एलिमेंट फैक्ट डिस्कस कर दिया कि ठीक है इलेक्ट्रॉनिक बढ़ गई तो क्या होगा। एक हमारे पास और प्रॉब्लम भी तो हो सकती है ना, क्या कि मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ही इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के लिए डिस्कशन के लिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। देखिए क्या, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है मेरे पास। देखिए कार्बन है, कार्बन के अराउंड जो है कितने क्लोरीन बताया मैंने, 3 क्लोरीन बता दिए यहाँ पे। देखिए नीचे जब आपके पास इतने क्लोरीन इंक्रीज कर गए तो नंबर ऑफ ये भी तो क्या करेगा, ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा एज कंपेयर टू सिंगल क्लोरीन। तो अगर ऐसा होगा तो इन दैट केस जो आपके पास डेल्टा वैल्यू है अब क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी अप टू कितनी, 7.27 ppm। अब आपका 7.27 ppm तक पहुंच गई वैल्यू, 7 ppm तक पहुंच गई वैल्यू और इंक्रीज कर दी मैंने। मतलब सिस्टम के जो आपका हाइड्रोजन है यहाँ पे उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और जोर से खींच ली है। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान रखना आपने, मैंने क्लोरीन के अराउंड 2 क्लोरीन कर दिए, मतलब कार्बन के अराउंड 2 क्लोरीन कर दिए। तो आपके पास जो डेल्टा वैल्यू है वो कितनी आती है इसके लिए, 5.30 ppm। कितनी आ गई, 5.30 ppm। और कार्बन के अराउंड सिंगल क्लोरीन था तो उसके लिए 3.05। तो क्या हुआ आपके पास, यहां पे आपके पास जितने नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बढ़ेंगे उतनी ही डेल्टा वैल्यू ऊपर जाएगी।
किसकी तरफ, 10 की तरफ, और जितने कम होंगे उतनी डेल्टा वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे मतलब जितनी ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इंक्रीज होंगे उतनी ही डीशील्डिंग बढ़ेगी। डीशील्डिंग मतलब 10 की तरफ वैल्यू जाएगी, और जितने कम होंगे उतनी ही शील्डिंग की तरफ वैल्यू जाएगी, मतलब 0 की तरफ आएगी। जबकि आपके पास इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये वाला जो आपके पास एक फील होना चाहिए आपको, कि आपको आइडिया होना चाहिए कि ठीक है, एक एलिमेंट लगाया तो कितनी ऊपर जा सकती है वैल्यू अप्रोक्सीमेट, 2 एलिमेंट लगाए तो कितनी वैल्यू जा सकती है अप्रोक्सीमेट, 3 आए तो कितनी। तो अगर आपको ये चीजें पता है तो आप फिर जल्दी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको आप एक दो बार ढंग से देखना। अब क्या कर सकता हूं मैं जो आपके पास डिस्टेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का वो इंक्रीज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं डायरेक्ट ब्रोमीन लगा रहा हूं कार्बन के साथ, और अगर मैं ब्रोमीन लगा रहा हूं और यहाँ पे मैं किसी स्पेसिफिक कंपाउंड की बात नहीं कर रहा, अभी आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप में ही मैं बात कर रहा हूं, जैसे CH2Br, और अभी आपके पास कुछ लगा है इसके साथ, तो इन दैट केस जो वैल्यू आएगी मतलब यहाँ पे कितनी आई, 3.30 ppm आई। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे मैं ब्रोमीन को सेकंड नंबर पे ले गया, मतलब सेकंड नंबर के जो कार्बन है उस पे मैं इसकी डिस्कशन करने वाला हूँ। तो इन दैट केस जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू है वो क्या कर रही है, देखो यहाँ पे और डिक्रीज कर रही है, और अब आपके पास जो थर्ड नंबर है उसमें क्या कर रही है, और ज्यादा डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे मैंने क्लियर दिया, तो यहाँ पे मतलब डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी क्या करेगा, यहाँ पे जो आपके पास डेल्टा वैल्यू हो उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये आपको समझना जरूरी है कि क्या होगा किसकी वजह से। जब आपको इतना पता चल जाएगा तो आप इजिली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपको थोड़ा, इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि आप कैसे करेंगे कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व। आई थिंक ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, बट आपको ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़ा ये लग रहा होगा कि अच्छा पता नहीं क्या हो रहा। एक्चुअल में है सारा वैल्यूज का काम ही है, कि वैल्यूज का आपको आइडिया है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इन वैल्यूज को थोड़ा ढंग से देखें, समझें, और जब आपको पता चल जाए तो आप क्वेश्चन सॉल्व करें। तो अभी के लिए मुझे लगता है सफिशिएंट है। उसके बाद हम थोड़ा सा और भी देखेंगे कि आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है उससे आपके पास क्या फर्क पड़ना चाहिए आपके पास इस डेल्टा वैल्यूज के ऊपर। तो अभी के लिए इतना काफी है। होप सो तो आपको समझ आ गया हो, नहीं आया हो तो प्लीज बता दे, कमेंट कर दे, हम कोशिश करेंगे इसको और ज्यादा बेटर तरीके से समझाने की। अभी के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।